नमस्कार। देखती आंखों और सुनते कानों को विवेक सूरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सीधी बात का एक नया अंक लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। दर्शकों, पिछले कुछ समय से लगातार कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को लेकर जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी में एक रिएक्शन, एक चीज़ देखने को मिल रही है और उसको लेकर निरंतर ही कई तरह के रिएक्शंस सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में ये माना जा रहा है कि एरस्टवेल जम्मू कश्मीर में जो केंद्रीय एम्प्लॉय थे, उनके जो सर्विस मैटर्स थे, कैट में जाया करते थे उनके रिड्रेसल के लिए, और कैट की टीम या फिर बेंच जम्मू कश्मीर में आकर उनका रिड्रेसल किया करती थी। अब जबकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और यहाँ पर जो बेशतर सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके जो केसेस हैं, ये माना जा रहा था कि पहले कैट के चंडीगढ़ बेंच में शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन इस पर अभी हाल ही में क्लैरिफिकेशन आई है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वकला हैं, उनको चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वो इस प्रक्रिया को करेंगे और कैट का जो बेंच है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा कर इनकी समस्याओं, इनके जो सर्विस मैटर्स हैं, उनका रिड्रेसल करेगी। क्या माना जा सके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 से ज़्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो हाई कोर्ट की अगर बात करें, क्या सही समय पर इन एम्प्लॉयज़ को उनके केसों का निपटारा हो पाएगा, और जो बड़ी तादाद में, जो हज़ारों की संख्या में जो केसेस हैं, क्या समय पर इनका निपटारा हो पाएगा, और क्या कहीं ये इस मैक्सिमम इस कोर्ट को सार्थक सिद्ध न कर दे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन इसके साथ साथ क्या कुछ और भी बेहतर प्रबंध किए जा सकते हैं? कैट को लेकर क्या एक फिक्स्ड बेंच जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा सकता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो सर्विस मैटर्स हैं, उनका सही समय पर निपटारा हो सके? यही आज की सीधी बात है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे कर दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री सुनील सेठी जी बैठे हैं। आप वरिष्ठ वकील हैं, जो तो आप चीफ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी भी हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री अभिनव शर्मा जी। आप प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन जम्मू, और स्पष्ट दिशा निर्देश समय समय पर आपके द्वारा दिए जाते हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम एडवोकेट BS साथिया साहब बैठे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू के आप रह चुके हैं और अपना मौक़िफ़ रखेंगे खासकर कैट को लेकर जो अभी हाल ही में डिसीजन आए हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं एडवोकेट शेख शकील जी, अभी जाने माने लॉयर हैं और कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का मौक़िफ़, आम जनता का मौक़िफ़ इस तरीके से रखेंगे, खासकर उन एम्प्लॉयज़ का जिनके केस यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। सेठी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जो पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जो एक ऑर्डर आया, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट दिन सामने आती है। किस तरीके से आप इस जजमेंट को या फिर इस डिसीजन को देखते हैं कैट के हवाले से? देखिए, पहले तो हमारे को कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझना जरूरी है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सर्विस मैटर्स के निपटारे के लिए प्रोविजन है ट्रिब्यूनल्स बनाने का। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। कुछ स्टेट्स में हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी, और जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सर्विस मैटर्स को डायरेक्टली टेक करने की जो है वो बार हो जाती है, और हाई कोर्ट के पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन जाती है। जम्मू कश्मीर में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कभी बना नहीं, इसलिए हाई कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज करती रही सर्विस जुरिस्डिक्शन की बात। और उसमें वो भी एक डिस्प्यूटेड प्रपोजिशन थी कि 370 के होते हुए वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो जम्मू कश्मीर में काम करते थे, उनके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना। चंडीगढ़ वाला जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का बेंच चंडीगढ़ वाला जो है उसकी जुरिस्डिक्शन थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के सर्विस केसेस जो है वो जाते थे चंडीगढ़ बेंच के लिए। लेकिन वो केसेस, नंबर ऑफ़ केसेस इतने कम थे कि रेगुलर बेंच जम्मू में या कश्मीर में देने की ज़रूरत कभी फील नहीं हुई। अगर आप चंडीगढ़ बेंच को देखें, कैट के बेंच को, तो तकरीबन 5 स्टेट्स को जो है वो कवर करता था। अब तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला लीजिए। तो टोटल केसेस जो हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, कोई 1100 कुछ केसेस जो हैं वो टोटल केसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, इतने बड़े एरियाज़ को कवर करते हुए। तो इसलिए चंडीगढ़ बेंच, जिसमें कि 4 जो है वो कोर्ट्स होती थी, वो जो है बाई मूवमेंट जो है, जिसको सर्किट बेंच आप उस हिसाब से कहेंगे कि वो मूव बेंचेस थे, वो कभी जम्मू में आते थे, कभी कश्मीर में जाते थे, राजस्थान, हिमाचल, इस तरह से वो मूव, हरियाणा, पंजाब में मूव करते थे और केसेस को डील करते थे। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बन गई, और यूनियन टेरिटरी के नाते जो है हम अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ नहीं हैं,
जो यहाँ पे बिल्कुल। गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, अब वो दे आर कवर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी वहाँ पे कवर होते हैं, यूटी के एम्प्लॉइज़ भी वहाँ पे कवर होते हैं, सेंट्रल कॉरपोरेशंस कंपनीज के एम्प्लॉइज़ भी जो है उसमें कवर होंगे कैट में। तो इसलिए जो 29 अप्रैल को 5 अगस्त को ये क्लियर हो गया था कि कैट एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कर गया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं थी, इसलिए हाईकोर्ट एंटरटेन कर रही थी सर्विस रेट्स को। लेकिन 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन आती है और उसमें यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ के केसेस, सर्विस मैटर्स जो हैं वो कैट चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन के अंडर होंगे। अब वहाँ तक जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुआ, शायद क्रिएट करने की कोशिश भी की गई कि क्या इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको केसेस करने के लिए अब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉइज़ को केसेस करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता तो वाकई ही वो इनजस्टिस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई जो है वो चाहे जितनी भी हायर पोजीशन के ऊपर होगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो हर केस के लिए, हर तारीख के लिए जम्मू से चंडीगढ़ जाए। और एडवोकेट्स की तो एडवोकेसी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 50% लिटिगेशन जो है वो सर्विस मैटर की है, जो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो लिहाजा हालांकि उस नोटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये था कि जुरिस्डिक्शन क्रिएट करनी थी, उसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि बेंचेस कहाँ पे होंगे या कहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जम्मू के बारे में, खासकर जम्मू के बार के बारे में ये ज़रूर कहूँगा, और हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि जब कोई ऐसा इशू आता है जिसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, कुछ फर्दर करने की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त पे जम्मू बार एसोसिएशन के बीच में हमारे कुछ ग्रुप्स होंगे, हर किसी की अपनी एफिलिएशंस ग्रुप्स में भी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी होगी, कुछ भी होगी, लेकिन जब बात प्रोफेशन के ऊपर आती है तो हम सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपस के डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो लिहाजा 2 दिन का टाइम जो है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो विद इन बार एसोसिएशन, अब मैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी अलग से है, उनका अपना कंसर्न था, वो सीरियस कंसर्न था, लेकिन बार का सीरियस कंसर्न, और आई डिडंट फाइंड कि उसमें किसी की भी वॉइस जो है वो डिफरेंट वॉइस थी। सभी का सीरियस कंसर्न कि ये अगर होगा तो प्रोफेशन भी खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो सफ़र करेंगे। और प्लीज़ बियर इन माइंड 1100 के करीब केसेस कैट चंडीगढ़ में टोटल हैं, 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरीज को मिला के, और खाली जम्मू कश्मीर से जो केस जा रहे हैं कैट में अराउंड 38,000 केसेस, 40,000 के करीब केसेस पड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में जो कैट की जुरिस्डिक्शन है 17 बेंचेस का मतलब आप कोर्ट्स मत समझिए, चंडीगढ़ बेंच हम काउंट करते हैं, जिसके बीच में चार ट्रिब्यूनल्स होते हैं, 4 कोर्ट्स होती हैं ट्रिब्यूनल की। 17 ट्रिब्यूनल्स अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए कैट के जो केसेस डील करते हैं, टोटल 50,000 के करीब केसेस, और एक ही चंडीगढ़ बेंच में जो है वो इतने ज़्यादा केस जा रहे हैं जो बाकी हिंदुस्तान के टोटल कैट केसेस के बराबर थे। और आज के दिन में चंडीगढ़ बेंच की स्ट्रेंथ, जो नोटिफाइड स्ट्रेंथ है, वो 4 कोर्ट्स की है, और उनमें से सिर्फ एक ही कोर्ट फंक्शनल है। तो एक कोर्ट के लिए 40,000 प्लस 1100 केसेस को डील करना पॉसिबिलिटी नहीं थी। लिहाजा ये मुझे लगता है कि हम सभी की कंसर्टेड एफर्ट, हर किसी की एफर्ट जॉइंटली मिलके अपनी बात को रखना, और उसमें बार का भी पॉजिटिव रोल रहा। बार ने भी जो है वो बात की, कंसर्न मिनिस्टर के साथ भी बात की, बाकी सर्कल्स में भी बात हुई, हर किसी ने इंडिपेंडेंटली, जहाँ पे सलातिया साहब की सीट थी सलातिया साहब ने वहाँ पे बात की, जहाँ पे शकील साहब कह सकते थे शकील साहब ने भी बात की, जहाँ पे हमसे छोटा मोटा हो सकता था हमने भी किया। रिजल्ट ये हुआ कि 2 दिन के अंदर ही ये क्लैरिफिकेशन आ गई कि जम्मू कश्मीर से ना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और ना किसी वकील को चंडीगढ़ जाके केस करने की ज़रूरत है। आपके लिए ट्रिब्यूनल जो है वो जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह आएगा। और अगर ये लॉकडाउन का पीरियड या अदरवाइज फाइलिंग करनी है तो फाइलिंग के लिए रजिस्ट्री भी जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह होगी कैट की, और उसके अलावा आपके पास प्रोविजन है कि आप ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हो। मैं एक चीज़ इस पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सर्किट बेंच का मतलब क्या होता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चंडीगढ़ में स्टेशन होगा। आज के दिन में एक बेंच है, 4 बेंचेस की स्ट्रेंथ है, लेकिन 4 बेंचेस की स्ट्रेंथ से भी काम नहीं चलेगा। चंडीगढ़ बेंच की स्ट्रेंथ जो है वो 4 कोर्ट से, 4 ट्रिब्यूनल से बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 4 या 5 ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत शायद खाली जम्मू और कश्मीर के लिए ही हो जाए। 40,000 केस आपके जाते हैं जब ट्रिब्यूनल में, तो तकरीबन, मैं अगर गलत नहीं कहता हूँ, मेरे सीनियर हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि 400 से 500 केसेस पर डे लिस्टिंग।
400 से 500 केसेस पर डे की लिस्टिंग जो है वो एक बेंच में या दो बेंच में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मुश्किल सिचुएशन है। शुरुआत हो गई, शुरुआत में हम लोगों ने ये इंश्योर कर दिया कि बेंच जो है वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे होंगे। इसको वाज़ह करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये बेंच का मतलब ये मत समझिए कि जैसे कैट पहले होता था कि महीने में एक बार आते थे या दो बार आते थे। कैट की रेगुलर हियरिंग जम्मू में भी और कश्मीर में होगी 5 डेज अ वीक। इस मसले का हल जो है वो इसी ढंग से होगा। इनजस्टिस जो है वो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंसी उसमें नहीं होगी। अगर आप परमानेंट सिटिंग जो है बेंच की एक जम्मू और एक कश्मीर में कर देते हो तो वो भी सफिशिएंसी नहीं होगी। वो रिक्वायरमेंट हो सकती है अभी के लिए एडवोकेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सर्विस क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन जितनी तादाद में आप केस भेज रहे हो उनके डिस्पोजल में जितनी डिले होती जाएगी उतने ही केस और पाइलअप होते जाएंगे। सर, आपने पूरी तफसील से इस चीज़ को बताया। अभिनव जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप प्रेसिडेंट हैं भारत एसोसिएशन जम्मू के। जिस तरह सेठी साहब ने कहा कि अब हफ्ते में 5 दिन सुनवाई के लिए, रिडर्सल के लिए यहाँ पर बेंच आएगा, लेकिन जो केसेस हैं, बड़े नंबर के केसेस, ज़्यादा नंबर्स हैं, तो किस प्रकार क्या एक लोगों की ये आशा होती है कि उनका केस जल्दी उनसे निपटारा हो या फिर सुनवाई हो, किस प्रकार इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले समय में, क्योंकि एक मांग थी कि फिक्स्ड बेंच जम्मू कश्मीर में लगाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जैसे सेठी साहब ने कहा, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है जो पूरे कंट्री को अप्लाई करता था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद वो J&K यूटी को भी अप्लाई कर गया। और उससे पहले 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 323A इनकॉर्पोरेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, भारत के संविधान में। और उसमें कहा गया कि आप रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो हैं वो अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सरकारी मुलाजमों के केसेस की सुनवाई के लिए बना सकती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। लेकिन चूंकि 42nd अमेंडमेंट J&K को अप्लाई नहीं करती थी, J&K में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं बना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज J&K में सर्व करते थे, जो जब स्टेट थी, उनकी ज्यूरिसडिक्शन सर्विस मैटर्स की कैट चंडीगढ़ के पास थी। अब कैट का कंसेप्ट ये है कि इसका प्रिंसिपल बेंच जो है वो दिल्ली में है, और प्रिंसिपल बेंच के अलावा कुछ रीजनल बेंचेस हैं। चंडीगढ़ इज वन ऑफ द रीजनल बेंचेस, और चंडीगढ़ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और J&K यूटी बनने से पहले 4 स्टेट्स और 1 यूटी को केटर करता था। बिल्कुल, 4 स्टेट्स जिनमें J&K स्टेट थी, J&K स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केसेस, हिमाचल स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केसेस, पंजाब हरियाणा के, और चंडीगढ़ यूटी के। चूंकि हिमाचल और J&K के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के केसेस कम होते थे, इसलिए परमानेंट बेंच कैट का ना हिमाचल में था ना जम्मू कश्मीर में था। वो 2 या 3 महीने में एक बार 2-3 दिन के लिए यहां पे आते थे, राइट। अब J&K बन गई यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट अप्लाई हो गया। ये तो 5 अगस्त को ही हो गया था, ठीक। अब जो 29 अप्रैल 2020 को नोटिफिकेशन आई, उसमें चेंज क्या आई? चेंज ये आई, J&K स्टेट्स, पहले लिखा था कैट चंडीगढ़ की ज्यूरिसडिक्शन में J&K स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के केसेस आएंगे। अब J&K स्टेट हटा के J&K और लद्दाख यूटी लिखा गया, और J&K और लद्दाख यूटी में अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है, राइट। पहले भी सर्किट बेंच यहां पे आता था सुनवाई करने के लिए। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी, अगर उनको इमरजेंसी है तो वो चंडीगढ़ में जाके केस फाइल कर सकते थे, आर्ग्यू कर सकते थे। अगर उनके पास टाइम है तो वो वेट कर सकते थे सर्किट बेंच का। अब चूंकि 35 से 40 हजार केस ट्रांसफर होके जा रहा है, अब ये अनथिंकेबल है कि हम चंडीगढ़ जाके केस आर्ग्यू करेंगे। अब वो जो सर्किट बेंच है उसको नॉमेनक्लेचर देना पड़ेगा परमानेंट बेंच का। परमानेंट बेंच, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चंडीगढ़ में रहेगा। चंडीगढ़ का जो कैट बेंच था वो J&K स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पहले भी ज्यूरिसडिक्शन उसके ऊपर थी। अब J&K यूटी के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सभी केसेस चंडीगढ़ बेंच ही सुनेगा, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं सुनेगा। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, इस नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा था
कि आपको चंडीगढ़ जाके केस फाइल करना पड़ेगा, चंडीगढ़ का वकील करना पड़ेगा, या जम्मू कश्मीर या लद्दाख का वकील चंडीगढ़ लेना पड़ेगा। मैं एक दिन सुन रहा था, मेरे भाई साहब शकील जी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि इसमें यह नहीं लिखा कि आपको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, मेरा यह कहना है, जैसे आरपीसी में लिखा है कि अगर कोई कत्ल करता है तो उसको यह सजा मिलेगी, उसमें यह नहीं लिखा जाता कि आप कत्ल नहीं कर सकते। इसमें यह लिखा था कि कैट चंडीगढ़ बेंच की जुरिस्डिक्शन जे&के यूटी और लद्दाख यूटी के एम्प्लॉइज के ऊपर होगी। अब जो ये देखिए एक चीज है, जो इन्फ्रेंस ऑफिशियल्स, सोसाइटी या लीगल फ्रेटर्निटी ने ड्रॉ किया इस नोटिफिकेशन को पढ़ के, वो जस्टिफाइड हो सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। चूंकि परमानेंट बेंच ना जम्मू में था, ना कश्मीर में था, ना लद्दाख में था, ये एक सोच बनी, और सोच बनने के जस्टिफाइड रीजंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, लेकिन कुछ मीडिया ने पहले ही पेपर में कवर कर दिया कि सबको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मीडिया को यह कहना चाहिए था कि इस नोटिफिकेशन से पहले एक परमानेंट बेंच या 2 परमानेंट बेंच जम्मू में, 2 कश्मीर में, 1 लद्दाख में होना चाहिए। तो अब जो परसों, हाँ, जैसे ही ये कंट्रोवर्सी हुई, जैसे ही लोगों ने अपना ओपिनियन बनाया, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से उसी दिन शाम को बात की, तकरीबन आधा पौना घंटा बात हुई। दूसरे दिन भी सुबह आधा घंटा बात हुई। उन्होंने क्लैरिफिकेशन कोई राइटिंग में नहीं आई है, क्लैरिफिकेशन राइटिंग में नहीं आई है उस नोटिफिकेशन की, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, उसमें कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं। जो लोगों के माइंड में एक इंप्रेशन था उसको उन्होंने डिस्पेल किया है। अब आगे देखिए, जैसा सेठी साहब ने कहा कि देखिए हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं बार का प्रेसिडेंट भी हूं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूं। सेठी साहब 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन भी उसी पार्टी में। सलाथिया साहब 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है। शकील जी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ एक प्रोमिनेंट लायर भी हैं, जम्मू और कश्मीर के हर इशू पे अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन यहां पे हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक खूबसूरती है हमारे प्रोफेशन की कि यहां पे बात प्रोफेशन की आती है तब हमारा ओपिनियन एक होता है। अब अगर 35 और 40 हज़ार के बीच केसेस ट्रांसफर होके जा रहे हैं, मेरी अपनी सोच है, एक परमानेंट बेंच जम्मू, एक परमानेंट बेंच कश्मीर से काम नहीं चलेगा। मिनिमम 2 बेंच जम्मू में चाहिए, मिनिमम 2 बेंच कश्मीर में चाहिए। आगे बात लद्दाख की, जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 2 विंग थे, एक जम्मू एक कश्मीर, लद्दाख में कोई विंग नहीं था। लद्दाख विंग के एम्प्लॉइज के लिए ऑप्शन थी, वो जम्मू विंग में भी केस फाइल कर सकते थे और कश्मीर विंग में भी। चूंकि अब लद्दाख एक सेपरेट यूटी बन गई है, दो विदाउट असेंबली, मेरा सोचना है कि एक बेंच परमानेंट लद्दाख में भी चाहिए। और इसके अलावा अब है ग्रे एरिया बीच में, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, वो रेज भी होगा, होना भी चाहिए, कि जब तक परमानेंट बेंच नहीं बनता, अगर कल किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा? बिल्कुल। फर्ज करो परमानेंट बेंच बनते 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने लगते हैं या 1.5 महीना लगता है, बीच में कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी का केस आ जाता है, वो इसको चैलेंज करना चाहता है। हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, कैट का बेंच यहां नहीं है, उसको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ वो जा नहीं सकता लॉकडाउन में। ठीक है बात? बिल्कुल। अब उसके लिए इसको बोलते हैं आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉमेनक्लेचर का मतलब यही है कि अनफेटर्ड एक्स्ट्रा पावर्स, ऑर्डिनरी पावर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। अब अगर मेरे को बड़े वकीलों का फोन आया, इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में स्टिल वी कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड से that bench in Jammu is not there, Chandigarh we can't reach,
So kindly exercise your extraordinary jurisdiction because efficacious remedy is not available. Nobody can be rendered remediless. किसी को आप कानून की रेमेडी से उसको डिनाई नहीं कर सकते जब किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो मेरा यह कहना है जब तक परमानेंट बेंच नहीं आता तब तक हाई कोर्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन 226 कैन एंटरटेन द रिट पिटीशन। और इसके अलावा कल भी एक पर्टिकुलर लेवल पे जहां जहां हम बात कर सकते हैं होम मिनिस्टर को भी और एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी मेमोरेंडम चला गया है कि 3 बेंच जम्मू में परमानेंट, 3 बेंच कश्मीर में और 1 बेंच लद्दाख में फौरन बनाया जाए। अब फौरन बनाने के लिए आपको फास्ट ट्रैक बेस पे मिनिस्ट्रियल लेवल पे रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी और जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स लगाने के लिए फास्ट ट्रैक बेस पे अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेंगी, तभी जाके ये परमानेंट बेंच। अनुज जी, आपने कई चीज़ों का खुलासा किया। सलाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले अभी ये जिस तरह सेठी साहब ने कहा, अभिनव जी ने कहा कि सर्किट बेंच परमानेंट बेंच नहीं है, लेकिन काम डिमांड दी है, मेमोरेंडम गया हुआ यहाँ से, और उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर किसी का फंडामेंटल राइट मारा जाता है या कहीं डिनाई होता है, महरूम रहता है, तो आर्टिकल 226 क्या कहेंगे जो सिचुएशन कैट के कारण उत्पन्न हुई? सबसे पहले बात कि ये डिबेट किस बात पर है। डिबेट इस बात पर है कि 29 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आती है। वो नोटिफिकेशन क्या है? 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन है जिसके तहत उन्होंने 85 की नोटिफिकेशन को कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट की हैं, मॉडिफाई करके। वो क्या? पहले J&K स्टेट जब थी, ये ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत नहीं आती थी, इसकी जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ की एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इस मॉडिफिकेशन के तहत इसको इंक्लूड कर लिया, चूँकि ये यूटी बन चुकी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी है। अब ये कहना कि नोटिफिकेशन में ये लिखा है, ये हम चारों वकील बैठे हैं, अनलेस कि हम कोई अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात करें तो शायद डिफरेंस हो सकता है। 4 वकील बैठे हैं, मैं इनको नोटिफिकेशन देता हूँ, देखें सारे इसमें क्या लिखा है। इसमें एक मॉडिफिकेशन हुई है अर्लियर नोटिफिकेशन की जो 85 में इशू हुई थी। अब हमारी लोग भी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं यूटी के, वो भी चंडीगढ़ जो है उनको जाना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन के तहत। अब सवाल ये है, मैं सराहना करता हूँ अभिनव जी की कि इनकी डॉक्टर साहब से बड़ी, जितेंद्र सिंह जी से बड़ी पर्सनल है, फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन भी आते हैं इनको। 5 अगस्त को मेरा ख्याल है अभिनव जी को भी पता था, सेठी साहब को भी, मुझे भी, इनको भी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है ये कभी भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और ये लागू हो जाएगा। बिल्कुल। एक्ट यहाँ उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया था, लेकिन उसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन आनी थी कि कब से लागू होगा। तो जो 29 को हुआ, मेरा ख्याल है इतना टाइम था इनके पास, इतनी दोस्ती, इतने बड़े लीडर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन भी हमारे सामने बैठे हैं। इनको वकीलों के लिए ये सोचना चाहिए था, जाना चाहिए था कि आज 29 जो अप्रैल को नोटिफिकेशन आई है, इससे पहले कम से कम परमानेंट बेंचेस, सेठी साहब भी मानते हैं, अभिनव जी भी मानते हैं, मैंने भी इंटरव्यू दिया, शेख जी ने, शकील साहब ने भी दिया, इवन प्रणब का कल इंटरव्यू देख रहा था मैंने, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। क्वेश्चन ये है कि लीगल पोजीशन क्या है और इस नोटिफिकेशन की रूह से इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, सभी को पता है। अगर इसमें हम पॉलिटिकल टिंज ना लें, ये कहा गया कि कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, किसने किया कन्फ्यूजन क्रिएट? नोटिफिकेशन की इंटरप्रिटेशन है ना। मीडिया से गिला किया गया, प्रधान साहब ने कहा कि मीडिया वालों ने मिसलीड किया। कोई कहता है मैंने कहा इन्फ्लुएंस ड्रा किया। आप लायर हैं, आपको पता होना चाहिए इन्फ्लुएंस और मिसलीड में क्या फर्क है। आप पेशेंस से सुने, बिल्कुल। आप जो कह रहे थे मैंने नहीं उसको इंटरप्ट किया। सुने मैंने प्लीज। मिसअंडरस्टैंड मैंने कहा इन्फ्लुएंस ड्रा किया। ये चीज़ का कंसेंसस है कि करीब 40,000 केस हैं। ये चीज़ का कंसेंसस है कि एक आदमी सिर्फ इन प्लेस है चंडीगढ़ में।
जो कैट बेंच बिल्कुल। के 4 आदमी हैं उसमें से सिर्फ एक है, है। 3 पोस्टें वेकेंट हैं। अब इस नोटिफिकेशन के बाद 3 पोस्टें हैं सर, 6 पोस्टें। चार- एक बेंच- तीन चार- बेंच, 3 बेंच। एक कोर्ट में 2 होते हैं। चार जितेंद्र सिंह जी की स्टेटमेंट आई इन क्लैरिफिकेशन टू दिस नोटिफिकेशन। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि भाई लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, वकीलों को नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, हमारी सुनवाई इधर ही होगी। भाई सुनवाई होगी तो होगी किसके पास? कोई कैट बेंच यहाँ बैठा है जिसके पास हम जाके फाइलिंग करेंगे? चाहिए तो ये था कि जितनी इनकी जान पहचान है या जिस पार्टी से ये तल्लुक़ रखते हैं, इमीडिएटली इन्होंने 5 अगस्त के बाद टेकअप करना चाहिए था और आज दिन तक वो बेंचेस यहाँ बन गए होते तो किसी को कोई ग्रीवेंस ही नहीं। जब हमने 370 की एब्रोगेशन को अपोज नहीं किया तो हम कैसे अपोज करेंगे इसको 85 की एप्लीकेशन को? ये हमने गिला ज़रूर किया कि जम्मू को क्यों यूटी बनाया गया, हमारा कसूर क्या था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये चीज़ लागू करनी थी उससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अगर वो प्लेस में होता तो कोई गिला किसी को आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब दूसरी बात जो अभिनव जी ने एडवांस की है, पता नहीं इनकी शायद कोई चीफ जस्टिस से बात हुई होगी या एश्योरेंस आई होगी, इनको हमें कोई इल्म नहीं। लेकिन कानून क्या कहता है? सेक्शन 14 ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोविजन या रूल आपने चैलेंज की हो, अदरवाइज जुरिस्डिक्शन नहीं है। इम्प्लाइज के बारे में जुरिस्डिक्शन जब कैट एक्सटेंड हो गया, एक्ट एक्सटेंड हो गया, तो अब उनके पास ही जुरिस्डिक्शन है, कोई एंटरटेन नहीं करेगा। मैं कल ही इनको के एक केस देता हूँ, कहें एंटरटेन करके बताएं मुझे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पिछले 4 महीने से अपना होमवर्क किया है कि कितने केसेस भेजने हैं, सारी लिस्टें बनी हैं। तो ये कहना ये भी एक लॉलीपॉप देने वाली बात है कि नहीं जी हाई कोर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में हम जा सकते हैं। आई डोंट एग्री एज ए लॉयर। दूसरी बात, पिछले कुछ वाक़ा ऐसे हुए हैं हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, बड़े अच्छे मेरे अजीज भी हैं, दोस्त भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनकी कोई सुनता भी है उधर के नहीं। सेंटर रजिस्ट्रेशन का इशू बना, सबसे पहली स्टेटमेंट थी हमारे बीजेपी के प्रधान जी और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, मैंने सराहना की उनकी, स्पीच में कहा, लेकिन उसका असर क्या हुआ? इसी तरह हम जितेंद्र सिंह जी की स्टेटमेंट को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझते हैं, इसमें कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ है आज दिन तक कि भाई सर्किट बेंच यहाँ आएगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। परमानेंट बेंच यहाँ बनेंगे, कोई ऑर्डर नहीं। सुनाई कहाँ होगी? हमारा गिला क्या है कि भाई पहले होमवर्क करके आप करो, कौन कहता है नहीं करो? एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, गवर्नमेंट आप चला रहे हो, लोग आपके अपने हैं, कोई हम पराए लोग तो हैं नहीं ना। आपका भी कोई भाई, कोई जितेंद्र सिंह जी खुद डॉक्टर थे जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले। तो मैं ये समझता हूँ ये हेस्टी एक डिसीजन है। हेस्टी डिसीजन में इन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, एंड आई एम ग्रेटफुल कि सेठी साहब ने ही ओपनिंग की और इन्होंने इस बात की सराहना की कि परमानेंट बेंचेस चाहिए। हमारी हाई कोर्ट में देखें 3 जजेस आजकल सप्लीमेंट्री सभी जजेस के पास लगे। यहाँ भी जज सर्विस मैटर सुनते थे, वहाँ भी सुनते थे जो फ्रेश होते थे। बाकी इनको रोस्टर के तहत की सर्विस रोस्टर किसके पास है, OW रोस्टर किसके पास है, तब भी 3-3 जज होते हुए भी सुनाई के लिए हमारे केस का नंबर नहीं आता था। सुबह 10 बजे से बैठ के 4:30 बजे घर आ जाना, नंबर नहीं आया। तो सिर्फ लास्ट में माय लॉर्ड कहने का मौका मिलता था जब जज साहब उठने वाले होते थे ना, माय लॉर्ड काइंडली पोस्ट माय केस फॉर सच एंड सच, इट्स ए अर्जेंट मैटर। ये वाकईती बात कर रहा हूँ। तो ये कहना कि लोगों ने इसका कन्फ्यूजन क्रिएट किया, मीडिया ने कुछ कहा, मीडिया की वजह से लोग भड़क गए, मैं नहीं मानता इस बात को। जो असल बात है, जो ऑर्डर है
ऑर्डर मेरे पास है, मेरे फ़ोन में है, मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि इसमें कहाँ लिखा है कि भाई सुनवाई यहाँ होगी या वहाँ। साहब समय की सीमा है, क्योंकि एक राउंड मुझे और भी लेना है। अश्किल भाई, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस पूरे ज़िम्मत में, इस पूरे परव्यू की अगर बात करें, जो 35 से 40 हज़ार जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, बड़े एडमिटेड पोजीशन है। सेठी साहब, अभिनव जी, सलाथिया साहब, ये तीनों मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। कुछ बातों के ऊपर हम सभी इकट्ठे हैं, कि ऑलमोस्ट हम इकट्ठे हैं। सबसे पहले ये बड़ी बात है कि सलाथिया साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो 5 अगस्त की जो डेवलपमेंट हुई, जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस चेंज हुआ, उससे हम बखूबी वाकिफ़ थे, जिसे कहते हैं। उसी की ऑफ शूट जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो हमसे चली गई। हम लोग हड़ताल पे थे। हमारी हड़ताल कैसे चली, क्या हुआ, अल्टीमेटली वो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें, जिसे कहते हैं। अब जो नई कहानी शुरू हुई, वो शुरू हुई 29 अप्रैल से। और ये बात सलाथिया साहब ने बिल्कुल बजा फरमाई कि जब ये हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज हुई, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने हमारे SWPs की जो सर्विस रेट पटिशन्स थी, इनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी। और मुझे पूरा याद है, सेठी साहब भी इस बात को मानेंगे, चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी हमारी बार रूम में आई थी थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी अनथक कोशिश है कि इस हाई कोर्ट से, मतलब ये जो इतना बड़ा चंक ऑफ वर्क जा रहा है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है या क्या मोडेलिटीज़ तय होंगी। उन्होंने ये कहा था कि इतने हज़ार केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से निकल जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। अब हमारी बार उसके लिए क्या कर रही थी, वो अभिनव जी शायद दूसरे राउंड में एक्सप्लेन करें। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल पक्का है, जो हमें राइटिंग ऑन दी वॉल विवेक जी नज़र आ रही है, कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के लिए अच्छे दिन नहीं। आने वाले दिन हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए वो अच्छे दिन नहीं है। वो दिन क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सामने है, इसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं है। कल शाम को हमारे एक फाजिल दोस्त हैं प्रणव जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जिस तरह सेठ साहब ने खुल के बात की, हम सभी लोग खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि आप छुपाने के लिए कुछ रहा नहीं है, जिसे कहते हैं। और वैसे भी हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम बाल की खाल उतारते। बात यह है कि जो नोटिफिकेशन की जो इंटरप्रटेशन है वो यही है कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो मुलाजमीन हैं, उनके सर्विस डिस्प्यूट्स जो हैं, उनकी जो चाराजोई होगी, जो सुनवाई होगी, वो कैट का जो बेंच चंडीगढ़ है वो करेगा। अब हम इस बात को पेश कैसे करें? ठीक है, अब हम इसको ये कहें कि फिजिकली ट्रांसफ़र होगी, नहीं होगी, जिसे कहते हैं लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमारा तजाद हो सकता है। अभिनव जी एक व्यू ले सकते हैं, सलाथिया साहब एक ले सकते हैं, सेठी साहब ले। लेकिन मेरा अपना व्यू ये है, आज के दिन में मैं अभिनव जी के व्यू से नहीं एग्री करता कि जो अनफैटर्ड इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिट जुरिस्डिक्शन है, इसे कहते हैं कि वो हाई कोर्ट एंटरटेन करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो कैट एक्ट है, ठीक है, वो स्पेशल लॉ है, नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसे कहते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि कैट को कौन से केसेस सुनने का इख्तियार है। और उसमें क्लियर कट लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंटर के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्लस दी मेंबर्स ऑफ दी ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें हमारे यहाँ पे IAS, IPS और IFS लोग हैं जो। और मेरी अपनी रिट पिटीशंस जो हैं IFS और IAS ऑफिसर्स की जो हैं वो यहाँ पे डिसमिस हो चुकी हैं, इसी बुनियाद के ऊपर कि देयर इज़ एन एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल एट कैट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूपलाल भारती जी जो यहाँ के PSC मेंबर रहे, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, जिसे कहते हैं वो सर्विंग, जिसे कहते हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, और वो PCCF बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन सरकार ने उनको इन सर्विस ही PSC मेंबर जो है वो बना दिया। तो उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया कि मुझे PCCF का ग्रेड दे दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रिट पिटीशन फाइल की। मेरे फाजल दोस्त गवर्नमेंट एडवोकेट एजाज लोन, जो कि फॉरेस्ट विभाग के वकील हैं, ही स्ट्रांगली
और साथ में उस टाइम जहांगीर गनाई साहब एडवोकेट जनरल थे। पहला जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन था वो यही था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को एक ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर का केस सुनने का इख्तियार नहीं है, और इसी बुनियाद पे रिट पिटीशन जो है जस्टिस वालिया ने उसको चंडीगढ़ बेंच जो कैट था उसको ट्रांसफर किया। और विवेक एक जी, से इनकी बात को सपोर्ट करते हुए जी। हमारे एडवाइजर हैं फारूक खान, इनका सर्विस मैटर था और चंडीगढ़ किया उन्होंने। चल भाई, तो कहने की ये बात है, हम लोग यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हम जब अपना कोई अभिनव जी ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लेकिन वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में है, जिसे कहते हैं कि जब एफिकेशियस रेमेडी ऑल्दो अवेलेबल एंड देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन वो जजमेंट यहाँ अप्लाई नहीं होगी, जिसे कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको जो चीज़ कहना चाहता हूँ, जो परेशानी की बात है जिस पे हम सभी लोग इकट्ठे हैं, देखिए जम्मू से 26,000 केस हैं, श्रीनगर से कोई 15 या 16,000 केसेस, हम टोटल 40 के करीब हम मान के चलते हैं। सलाथिया साहब ने वजह फरमाया, हम लोगों की अक्सर डिमांड थी कि हमारे यहाँ पे 17 जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है J&K में, यहाँ पे जजेस बढ़ाए जाए, हमारे केसों की वारी नहीं आती। शाम को विवेक जी हम काम कम करते हैं और टेलीफोन ज़्यादा सुनते हैं, कोई मड़वा से कोई किश्तवाड़ से, कि भाई हमारे केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही। और हम सभी लोग जानते हैं कि अभी इस हाई कोर्ट में भी 2000 की जो सर्विस रिट पिटीशन है अभी उनका निपटारा नहीं हुआ और एज वाइज यहाँ पे केसेस सुने जाते हैं। अल्टीमेटली जनाब अब हमें थोड़ी खुशी हुई थी, राहत मिली थी कि 4 जजेस हो रहे हैं, अब हमारी स्ट्रेंथ 12 हुई है, जिसे कहते हैं। जम्मू में 3-3, 4-4 बेंचेस होने के बावजूद भी और श्रीनगर में बेंचेस होने के बावजूद भी हमारी जो सप्लीमेंट्री है वो पूरी उठाई नहीं जाती। रेगुलर केसेस तो हम सभी लोग जानते हैं कितने टच होते हैं। इस सूरत हाल में भी चलो हम फिर भी ये कहते थे, बेंच को रिक्वेस्ट करते थे आज का केस कल, कल का केस परसों, लेकिन अभी जो सूरत हाल है 800 से लेकर 1000 केस जो है वो चंडीगढ़ बेंच के पास है। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय सेठ साहब। और एक सिर्फ MB कौशिक साहब हैं जो जुडिशियल मेंबर हैं, जो सिर्फ अकेले इस टाइम संजीव कौशिक वो इस टाइम चंडीगढ़ में अवेलेबल है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब एक बेंच अवेलेबल है जो कि चंडीगढ़ में है, वही बेंच क्या जम्मू आएगा? वही बेंच क्या वो श्रीनगर जाएगा? और दूसरी बात, जिस वक्त ये 29 तारीख के बाद यहाँ पे जब अनरेस्ट हो गया जुडिशियल सर्कल्स में और पब्लिक के बीच में, अलग अलग किस्म की बातें सामने आई, और आपको मालूम है हम लोगों की बात करते हैं जिसे कहते हैं, और एक वकील वैसे भी एक सोशल इंजीनियर है जिसे कहते हैं, और हमारे जब प्रोफेशन की बात आई हमने तो बात करनी थी जिसे कहते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो ऑफिशियल हैंड आउट जो है वो जो दिल्ली से निकला, अगर हम उसको भी देखेंगे उसमें भी ये लिखा गया है कि दैट देयर शैल बी द फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इन स्टेट ऑफ इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कहने का ये मतलब है कि जो मंशा है अगर आप उस लेटर की मंशा देखें, यहाँ पे कोई परमानेंट बेंच बैठाने का कोई इरादा नहीं है मर्कजी सरकार का। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ विवेक जी, हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश यहाँ जुडिशियल प्रोसेस को स्कटल करने की नहीं है, कोई मिसलीड करने की नहीं है। लेकिन एक बात का दुख बड़ा हुआ कि हमारे जो अपने बनाए हुए जो लोग हैं, जब उनको हमने उनकी ताजपोशी की, वो हमें ये सर्टिफिकेट दें कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन की जा रही है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। मैं ये चीज़ कहूँगा एटलीस्ट हम अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। सेठी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो PIB की क्लैरिफिकेशन प्रेस रिलीज थी उसमें भी यही लिखा गया था कि फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ, तो किस तरीके से क्या ये मान के चलें कि उनका किस तरह से उनका विजिट होगा? और सर योर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट सर। एक तो ये कहना कि लिखिए जो पूछो। क्लैरिफिकेशन आई है वो पॉलिटिकल क्लैरिफिकेशन है, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन आई है वो जो डॉक्टर साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, ही गेव द क्लैरिफिकेशन एज MOS PMO ऑन हिज ऑफिशियल ट्विटर। वो किसी को पर्सनली टेलीफोन करके कन्वे नहीं कर रहे, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ट्विटर पे दिया, दैट इज हिज ऑफिशियल हैंडल। वो ऑफिशियली आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के वकीलों को या क्लाइंट्स को, लिटिगेंट्स को चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके केसेस की फाइलिंग, उनका निपटारा जो है वो जम्मू और कश्मीर में होगा। कोई ऑनलाइन फाइल करना चाहता है तो फाइल कर ले। दूसरी बात ये
देखिए कुछ चीज़ें जो है वो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ सर, मेरे सभी भाई हैं, मेरे कुछ बड़े हैं, बाकी दो छोटे हैं, कि कुछ इश्यूज़ के ऊपर हमारे को आपस के डिफरेंसेस को ख़त्म करके भुला के इकट्ठे चलना चाहिए। सिर्फ कहने से कि हम इकट्ठे चल रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आप एक दूसरे के ऊपर तनकीद करोगे, फिर क्रिटिसाइज़ करोगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, आप लोगों के पॉलिटिकल गोल्स होंगे, मैं उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। ये कहना एक मिनट सर, ये कहना कि 5 अगस्त के बाद जब पता था हर किसी को कि ये नोटिफिकेशन आनी है और उसके बाद 5 अगस्त से लेके आज तक इस पे काम नहीं हुआ, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। 5 अगस्त के बाद हमको पता था कि ये नोटिफिकेशन जो है आएगी, कैट के बेंचेस यहाँ पे बनेंगे और उसके ऊपर स्पेड वर्क जो है वो काफ़ी जितना हम लोग कर सकते थे, अगर आप मुझे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के तौर के ऊपर देखते हो, वहाँ पे हमने स्पेड वर्क करके काम किया है। ऐसा नहीं आप, क्योंकि आपके सामने रिजल्ट आएंगे, आपके सामने एफर्ट्स नहीं आएंगी, कभी भी नहीं, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि किस बंदे ने कितनी एफर्ट की है, आपके सामने रिजल्ट ही सिर्फ आएंगे। वो स्पेड वर्क हुआ, लेकिन ये कहना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्लेस में होना चाहिए और नोटिफिकेशन बाद में आए, वो नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बनेगा जब नोटिफिकेशन पहले आएगी। अब परमानेंट बेंच जम्मू और कश्मीर में पहले कैसे बनेंगे? पहले नोटिफिकेशन आएगी, आप नोटिफिकेशन पे लाओगे जुरिस्डिक्शन इसकी और उसके बाद बनाओगे। दूसरी बात ये एक सीरियस कंसर्न है जिसमें मैं एग्री करता हूँ। जहाँ पे ठीक बात है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ कि आप दूसरी साइड बैठे हो। ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है कि बेंच जब एक है, आउट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 4 बेंचेस बिल्कुल इन चंडीगढ़, एक ही बेंच है, तो एक बेंच ने जब 7 जगह पे मूव करना है तो परमानेंट सीटिंग कैसे होगी? अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 4 के 4 जो बेंचेस वहाँ पे स्ट्रेंथ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वो 4 के 4 स्ट्रेंथ जो है वो इमीडिएटली फिल हो। अब वो फिल करने के लिए आपके पास 4 विकल्प होते हैं। देखिए उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होगी जो सेक्रेटरी लेवल के ग्रेड के ऊपर जो है काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें डिफिकल्टी होगी, बिकॉज द नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी अवेलेबल। नंबर 2 होता है कि जो हाईकोर्ट का जज रिटायर हुआ है उसको आप अपॉइंट कर सकते हो। हाईकोर्ट के जज रिटायर की अगर आप बात देखोगे तो जम्मू कश्मीर में शायद उतने ज़्यादा हमारे पास विकल्प होंगे नहीं, क्योंकि 65 ईयर्स की एज जो है वो होनी चाहिए, तो वो शायद एक या दो कोई हो, लेकिन उसमें भी। और तीसरी जो सिचुएशन है जो मुझे लगता है कि प्रॉबेबली हम लोगों को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो सर्विंग जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको बाय वे ऑफ ट्रांसफर भेजा जा सकता है कैट में, देख प्रोविजन है। तो सर्विंग जजेस हाई कोर्ट के, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी अगर आप देखोगे तो अब आपके पास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। आपने स्ट्रेंथ बनाई थी 1 लाख केसेस के लिए, अब आपके पास केस रह गए 50,000। तो ये भी एक सोचने की बात हो सकती है कि क्या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से किसी को बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो कैट में भेज के कैट की। और चौथी सिचुएशन ये है कि किसी एडवोकेट को हु इज़ एलिजिबल टू बिकम ए हाई कोर्ट जज, ही कैन आल्सो बी अपॉइंटेड टू कैट। और इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कैट में अपॉइंटमेंट के लिए वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता जो हाई कोर्ट जज की एलिवेशन के लिए होता है। उतना टाइम नहीं लगता है। ये प्रोसेस जो है ये इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होती, छोटी प्रोसेस होती है। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि 4 जो बेंचेस हैं चंडीगढ़ बेंच के अंदर, 4 कोर्ट्स या 4 ट्रिब्यूनल्स जो हैं, उनको इमीडिएटली जो उनकी स्ट्रेंथ को फिल करना, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट बी वर्किंग। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट बी वर्किंग। ये 4 के 4 बेंचेस इन प्लेस आने से ये सिचुएशन जो है ये टाई डाउन हो जाएगी कि आप इमीडिएटली स्प्रेड कर सकोगे इनको परमानेंट बेंचेस के तौर के ऊपर। और फिर ये स्ट्रेंथ जो है ये 4 बेंचेस की, आप फिर भी मेरी बात को समझिए कि ये 4 ट्रिब्यूनल्स, 4 कोर्ट्स जो चंडीगढ़ बेंच के अंडर थे, इनकी स्ट्रेंथ उस टाइम पे सैंक्शन थी जब टोटल नंबर ऑफ केसेस वर 1100-1200। आज के दिन में रिक्वायरमेंट इज ऑफ हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन चंडीगढ़ बेंच लुकिंग टू द केसेस विच आर मोर देन 40,000। तो 40,000 केस करने के लिए 4 बेंचेस काम नहीं करेंगे। उसकी स्ट्रेंथ देखिए, ये सिचुएशन अब आई है 29 अप्रैल के बाद। अब ये सिचुएशन आई है कि अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास, क्योंकि 1100 के लिए 4 बेंचेस थे, ठीक था, लेकिन 40,000 के लिए 4 बेंच की स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है। सो हमको 4 बेंच की जगह यहाँ पे 8, 9, 10 बेंचेस बनाने हैं। तो गवर्नमेंट अब बनाएगी ना 29 अप्रैल से पहले जब 29 अप्रैल से पहले 1100 केसेस थे, तो 4 की जगह 8 कैसे बनते बेंचेस? वहां तो एक बेंच भी जो है वो काम चला रहा था या 2 बेंचेस भी काम चला रहे थे। आज के दिन में ये गवर्नमेंट के पास रियलिस्टिक डाटा है कि 40,000 केसेस हमारे पास तकरीबन हो गए।
जम्मू कश्मीर के और चंडीगढ़ के एग्जिस्टिंग केसेस को मिला के अब 4 बेंचेस से गुजारा नहीं होगा, हमारे को 8, 9, 10 बेंच जो है वो बनाने पड़ेंगे। जब वो 10 बेंच बनते हैं तो उस 10 बेंचेस में से 2 जजेस जो हैं, 2 जजेस का बेंच, 2 बेंचेस जम्मू में बैठे, 2 बेंचेस कश्मीर में बैठे, शायद जम्मू में तीन को बैठना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू के केसेस जो हैं अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकली ऑलमोस्ट डबल द केसेस जो कश्मीर से हैं उनमें से। तो हम सभी को मिलके इस चीज के बारे में कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 2 चीजें, एक तो चंडीगढ़ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तो इमीडिएटली जितनी जल्दी हो फिल हो, और साथ में सैंक्शन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना एटलीस्ट टू 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अगर वो 3 टाइम इंक्रीज होती है और फिर आपके पास जो एडिशनल बेंचेस अवेलेबल होते हैं, 5-6 एडिशनल बेंचेस जो आते हैं, वो बेंचेस किस लिए आएंगे? वो बेंचेस आएंगे जम्मू कश्मीर के केसेस को डील करने के लिए। लद्दाख में आज के दिन में केसेस सर्विस मैटर्स बड़े कम हैं, उनका सर्विस कार्डर क्रिएट हो रहा है, उनको बेंच की जरूरत होगी। प्रॉबेबली लद्दाख में जो है वो एक सर्किट बेंच, मूव बेंच जो है वो कश्मीर वाला बेंच या जम्मू वाला बेंच जो है मे बी 1 से फोर्टनाइट जो जाके वो भी केस उनके अभी संभाल सकते हैं, बाद में उनको भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनका कार्डर जब क्रिएट होगा तो उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये टाइम ये तनकीद करने का नहीं है कि किसकी कहाँ सुनवाई होती है, किसकी सुनवाई कहाँ नहीं होती है। जहाँ पे कि जिसकी सुनवाई होती है वहाँ पे वो काम कर रहा है और ऑनेस्टली काम कर रहा है। और अगर उनकी सुनवाई पे काम नहीं होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। अपने दिमाग से देखें, पहले हम अपने दिमाग से डाउट निकालें और फिर दूसरों के दिमाग से डाउट निकालें, वही एक तरीका हो सकता है। जब हमारे दिमाग में खुद ही डाउट होंगे तो हम दूसरों के डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये शकील साहब की बात के लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो सर्विस क्लास है वो डरी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि उनको ये संशय बना हुआ है। जो शकील साहब बात करते हैं मैं भी वही बात करता हूँ। हम में आपस में लफ्ज़ों का डिफरेंस है, ये लफ्ज़ों का डिफरेंस है। हम सलातिया साहब और अभिनव जी आपस में क्या बात करते हैं वो अलग बात है, वो सलातिया साहब जाने, लेकिन ये लफ्ज़ों का डिफरेंस है, हमारी आपस में प्रॉब्लम नहीं है। आप जब शकील साहब ये बात करते हैं कि जब जज एक है जी और केस जो है वो 41,000-42,000 हो गए, तो उस जज से हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 6 स्टेटों में घूमेगा? मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल, और उसके लिए झंडा उठाना होता है, बात करनी होती, बात जहाँ पे करनी है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। मैं शायद ये बात हम ओपनली नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे बात करनी है वहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं झंडा उठा के चलना है इसके लिए कि सैंक्शन स्ट्रेंथ चंडीगढ़ बेंच की 4 भी नहीं चाहिए हमारे को। आप 4 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 4 तो फिल करो, लेकिन 4 से हमारा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि आप 4 बेंचेस चंडीगढ़ में भी अगर मेंटेन कर लोगे तो 4 बेंचेस का मतलब है एक जम्मू में और एक कश्मीर में बेंच भेज सकोगे। वो 4 बेंचेस 1100 केसेस या 2000 केसेस के लिए थे, वो 4 बेंचेस जो है वो 40,000 केसेस के लिए नहीं थे। अब इस पे चलिए हमारे साथ, आप हमारे साथ, हम सारे इकट्ठे हैं इस बात के ऊपर कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी चंडीगढ़ सर्किट की। वो स्ट्रेंथ में से जजेस जो हैं वो जम्मू में भी बैठेंगे, कश्मीर में भी बैठेंगे आने वाले वक्त पे। सलातिया साहब मेरी बात को अगर सोचेंगे, आने वाले वक्त पे हमारे को ये भी सोचना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट को ये परस्यू करें कि चंडीगढ़ का रीजनल बेंच जब बना था तो वो रीजनल बेंच सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देख के बना था। एक सेंट्रल प्लेस के लिए नंबर ऑफ केसेस कम थे। हमको ये एक लॉन्ग रन के ऊपर ये डिमांड रखनी चाहिए कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के केसेस अब पूरे हिंदुस्तान में किसी भी यूनियन टेरिटरी में, किसी भी स्टेट में के केसेस से जो हमारे केसेस कैट में जा रहे हैं वो कम से कम 50 गुना ज्यादा हैं। तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में ही रीजनल बेंच बने? हमको ये डिमांड रखनी चाहिए कि चंडीगढ़ रीजनल बेंच के अंडर, नहीं अपोज करने की बात नहीं है, साथ चलने की बात है। हमको ये डिमांड हमको बाहर की तरफ से, अभिनव जी यहाँ पे बैठे हैं, कि नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए, क्योंकि जहां पे रीजनल बेंच होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहीं पे रहेगा। आप बेंचेस जम्मू में बना दोगे, बेंचेस कश्मीर में बना दोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फिर भी चंडीगढ़ में रहेगा। हमको ये बात करनी चाहिए कि भाई साहब आप यूनियन टेरिटरी तो हम हैं, अब यूनियन टेरिटरी हम कितनी देर के लिए हैं वी कांट से। अब जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की है उसके हिसाब से नॉर्मलसी रिटर्न करने के बाद हम फिर दोबारा स्टेट बनेंगे। वो स्टेट कब बनते हैं ये अनसर्टेनिटी है, लेकिन जब तक ये अनसर्टेनिटी चल रही है, जब तक हम यूनियन टेरिटरी हैं, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर ही रीजनल बेंच जो है वो कैट का बना दिया जाए। 40,000 लोगों को 40,000 केसेस को 1100 केसेस के अंडर रखने का मतलब कोई बनता नहीं। 40,000 केसेस को इंडिपेंडेंटली रीजनल बेंचेस यहां पे क्लेम करने चाहिए। और मेरी बात को यकीन करिए कि 1100 केसेस जो
चंडीगढ़ में पेंडिंग है इस टाइम पे, उसमें से भी शायद 150 या 200 केसेस जम्मू कश्मीर के लोगों का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ के हैं। वो लोग भी अब जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है सर सिल्वर लाइनिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो जम्मू कश्मीर में सिविल सर्विसेज में काम करते थे, जिनको चंडीगढ़ जाके केसेस करने पड़ते थे, आज अगर कैट जो है वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह जो है सॉलिडली और ऑनेस्टली क्रिएट हो जाता है, तो उन लोगों के पास भी बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो इंसाफ लेने की होगी, वो लोग भी यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। सेठी साहब, आपने ऑप्शंस का जिक्र किया कि उन ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभिनव जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू, जिस तरह आपने कहा कि मेमोरेंडम दिया गया है, फास्ट ट्रैक पे 3 बेंचेज जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख की आपने बात की है, किस प्रकार पे जो ऑप्शंस सेठी साहब दे रहे हैं उसको फोकस लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है सर? देखिए ऐसा है, अभी सेठी साहब ने कहा कि मैं शकील साहब के साथ हूँ। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, मैं आप सबके साथ हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ और हम एक दूसरे के साथ हैं, वकीलों के किसी काज के लिए भी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काज था, चाहे वो कैट का काज है। देखिए थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस आया, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि पीछे भी हमारे एक एजिटेशन हुई, वो कैसे कंक्लूड हुई, आया थोड़ा सा। देखिए ऐसा होता है, हर एजिटेशन में कोई डिमांड होती है, वो कहाँ तक पूरी होती है वो कोई इलेक्टेड ऑफिस बीरर खुद डिसाइड नहीं कर सकता। सर एक मिनट प्लीज़ प्लीज़, वो ऑफिस बीरर इलेक्टेड खुद डिसाइड नहीं कर सकता। जनरल हाउस ने डिसाइड किया, हमने माना, जनरल हाउस के डिसीजन को कोई वायलेट नहीं कर सकता। उस जनरल हाउस में सारे थे, हम सब बैठे थे। अब आगे बात, जैसे सलाती साहब ने कहा कि जनाब एक बार फारूक खान साहब को कैट जाना पड़ा चंडीगढ़, शकील साहब ने रूपलाल भारती जी की एग्जाम्पल साइट की कि हाई कोर्ट जो है वो कहती है सेक्शन 14 पढ़ो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट की, सेक्शन 14 में आप कैट के होते हुए तब आ सकते हो हाई कोर्ट में डायरेक्ट, अगर कोई आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन की चैलेंज करनी हो। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, वो तब थी जब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज के लिए कैट बनी थी तो उन्होंने कहा आप कैट में जाइए। अब 40,000 केस हाई कोर्ट से यूटी एम्प्लॉइज का ट्रांसफर होके जा रहा है, और कोई परमानेंट बेंच है नहीं, चंडीगढ़ आप पहुंच नहीं सकते, लद्दाख वाला चंडीगढ़ नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, यहां पे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट 226 में एंटरटेन कर सकती है। और मैं एक चीज और वाजे कर दूं, जो हमने कल मेमोरेंडम दिया उसमें यह भी लिखा है, अब वो कहां तक बात उसमें हम सक्सीड करते हैं, 3 बेंचेस जम्मू कश्मीर और 1 लद्दाख के अलावा यह भी लिखा गया है कि जब तक परमानेंट बेंच प्रैक्टिकली जम्मू और कश्मीर में एस्टेब्लिश नहीं होते और फंक्शनल नहीं होते, तब तक एक प्रोविजो ऐड कर दिया जाए इस नोटिफिकेशन में, दैट दिस नोटिफिकेशन डेटेड 29th of April 2020 shall come into force prospectively qua J&K and Ladakh with effect from the date the bench becomes functional in Jammu and Kashmir। अब ये बात आ गई कि आपने कहा जी, अभिनव शर्मा जी ने मीडिया को कोसा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा एक इन्फ्रेंस ड्रा किया गया, मैंने भी किया वो इन्फ्रेंस ड्रा, आपने भी किया, मीडिया ने भी किया, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की। और मैंने कल भी ये कहा जो आज आप कह रहे हो, मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जनाब, हालांकि सेठी साहब ने ये कहा कि बेंच तभी बनेंगे जब नोटिफिकेशन आती, मैंने ये कहा बेटर होता अगर बेंच बनाने का प्रोसेस इनिशिएट किया गया होता तो ये नोटिफिकेशन आती, लोगों को मौका नहीं मिलता ये बात करने। बाकी लास्ट में ये बात कहूं कि जो ऑफिशियल हैंडआउट कल आया है कंसर्न मिनिस्टर का, वो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं आया है, वो इन दी ऑफिशियल कैपेसिटी एज MOS PMO विद द पोर्टफोलियो ऑफ DOPT। अगर हम, अब इन्होंने कहा जी इनके कोई ताल्लुकात होंगे, भाई मेरी बात सुनिए, वो मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, मैं उनको नहीं फ़ोन करूंगा तो क्या इमरान खान को फ़ोन करूंगा? इस काज के लिए किसको फ़ोन करूंगा? आपके घर में तो गुलाम नबी आजाद का फोटोग्राफ लगा होता था, किसके? अपने लीडरों को नहीं लगाने, किसके लगाने हैं? बात हमने उनको इलेक्ट किया है, आपने उनको इलेक्ट किया है, मैंने इलेक्ट किया है, तो उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे। पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात, जो मेरा प्रश्न है सीधा वो मैंने जानना चाहूंगा कि किस शिद्दत से इसको फॉलो किया जाएगा कि डिले ना हो? शिद्दत से, विदाउट एनी ब्रेक,
आप डेली प्रोग्राम करिए, हम डेली डेवलपमेंट बताएंगे कि आज हम कहां पहुंचे इस प्रोग्राम में, इस इशू पे हमारी जो एफर्ट है कहां पहुंचे, कब ये बेंच बनते हैं, लेकिन इस पे डे टू डे एक्सरसाइज होगी, राइट। बाकी लास्ट में एक लाइटर मोड में, मैंने आपको शुरू में कहा मेरी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है, सेठी साहब की एक है, सलाथिया साहब की तो पता ही नहीं चलता है कौन सी, ये क्लियर ही नहीं होता। कभी ये कहते हैं मैं कांग्रेस में हूं, कभी कहते हैं नहीं हूं। मुद्दे से हट रहे हैं हम। नहीं, मुद्दे से हट रहे हैं। कौन सा आप क्या जवाब कैट देते हैं? कैट का मुद्दे पे बात रहे हैं क्योंकि समय की सीमा है। मैं ये कह रहा हूं लाइटर मोड में जी, जी, कंक्लूड जी, कर रहे हैं, जी, जी, इसलिए ताकि हंसते खेलते चेहरे बाहर अभी आएं। राउंड लेना मुझे अभी। बिल्कुल सुनिए, शकील जी को मैंने सर्टिफिकेट दिया कि इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, आपके सामने दिया, बिल्कुल। और शकील जी ने कहा आज मैं सलाथिया साहब की बात को वाजे मानता हूं। होता क्या है, ये एक हम प्रोफेशनल हैं, इन्होंने कहा हम बाल की खाल उतारते हैं, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। एक जर्नलिस्ट और एक वकील, परसों मेरे को एक जर्नलिस्ट का फोन आया, उसने फोनों पे लिया था, कहता जी ये, मैंने कहा आप मेरी बाल की खाल उतारो, मैं आपकी उतारता हूं। ऐसा है, आज अगर सलाथिया साहब इधर होते प्रेसिडेंट तो उन्होंने कहना था मैं अभिनव शर्मा जी की बात से वाजे करता हूं। सलाथिया साहब, यहाँ से आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अभिनव जी ने कहा कि मेमोरेंडम किया है। अभिनव जी ने बहुत सी और भी बातें कर दी, कोई लाइटर मोड कह के, खैर मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। हम मतलब जाएंगे। नहीं, आपने की तो मैंने जवाब दिया। मेरी किताब बड़ी खुली किताब है, सबको पता है। सवाल ये है, एक बात का कंसेंसस, जी। सेठी साहब ने बड़ा प्लीड किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कौन कहता है कि हमारा कोई डिफरेंस, खासकर इस इशू को लेकर। इस इशू पर, बिल्कुल। इस इशू पर जो इस डिबेट में बॉइल डाउन हुआ है वो ये 40,000 केस हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। बेंच कोई अवेलेबल नहीं, ठीक बात है ना। अब इन्होंने पहले प्लीड किया पहले राउंड में कि हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन अवेलेबल है हमारे पास, वी कैन गो टू द हाई कोर्ट, क्योंकि कैट यहाँ अवेलेबल नहीं है। फिर इन्होंने अपने मेमोरेंडम की बात की कि उसमें प्रोविज़ो ऐड किया जाए जो अर्लियर नोटिफिकेशन है। मैं ये कहता हूँ, दूसरा इनका आया क्लैरिफिकेशन कि जो मंत्रीगण की स्टेटमेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, वो मैंने कब कहा कि वो मंत्री साहब की स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ट्विटर पर नहीं दिया। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ये ऑर्डर आया है 29 का, बिल्कुल, क्या कोई ऐसा ऑर्डर आया है? डीओपीटी का। जब तक ये ऑर्डर ना आए, इन एब्सेंस ऑफ द ऑर्डर, हम क्या समझे कि मंत्री की स्टेटमेंट है ना, ये स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन नहीं आई है जनाब, ये नोटिफिकेशन आई है ना 29 की। मैं आपके बेंच एस्टैब्लिश करने के लिए एक्ट में कहीं लिखा है कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए। मैं कहता हूं कि इसके लिए एक्ट में लिखा है, इस जो नोटिफिकेशन आई है इसकी मॉडिफिकेशन हुई कहीं कि जब तक ये बेंचेस यहाँ नहीं फंक्शनल हो जाएं तब तक ये कैट के काम जो है वो हाई कोर्ट में रहेगा। हमारी क्या डिमांड है? कन्फ्यूजन किस बात का है? हम ये कहते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से पहले बाकी पार्टी लेवल पर अंडरग्राउंड क्या बात होती है, क्या प्रोजेक्शन होती है, वो तो वो लोग जानते हैं जो कंसर्न है, उससे हमें कोई तल्लुक वास्ता नहीं। क्वेश्चन ये है कि आउटकम क्या है। ये ऑर्डर आया, इस ऑर्डर के आने पर कोई बेंच नहीं है, इस ऑर्डर के आने पर 40,000 केस जाना है, इस ऑर्डर के आने पर सुनाई कहाँ होनी है किसी को कोई पता नहीं। हमारा तो इतना ही डिफरेंस है कि भाई ये जो सुनाई है, जैसे ये कह रहे हैं कि हमने अभी इसमें प्रोविज़ो ऐड करने की बात की, यही तो लड़ाई है सारी। अगर ये बात आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई जब तक ये हमारी फंक्शनल नहीं हो जाती ट्रिब्यूनल, जब तक हम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा लेते और यहाँ इन प्लेस नहीं हो जाते, तब तक ये केसेस जो हैं वो ऐसे के तैसे ही रहेंगे, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, हमारा कोई ग्रीवेंस ही नहीं। हमारा ग्रीवेंस ही यहाँ से स्टार्ट होता है कि काइंडली लोग इतने होशियार हैं कि उनको मिसलीड करना आसान नहीं, और ये कहना कि हमने मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन की, मुझे कोई जस्टिफाई करे, बताए कि जो हमने कहा क्या गलत कहा, वही तो ये कह रहे हैं। इस बात पर तो हम चारों इकट्ठे हैं, ये नहीं कि शकील साहब और सेठी साहब इकट्ठे हैं, मैं और अभिनव लड़ रहे हैं, ये कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि जो प्रिंसिपल इशू है कैट का, कि कैट क्या फंक्शनल हो सकता है जम्मू में, क्या एक बेंच अफोर्ड कर सकता है। बार बार हमने ये कहा है कि अगर आप ये लोग ये चीज़ पहले सोची होती, देखो ये काम गवर्नमेंट का है, आपने जज अपॉइंट कर दिया, हाई कोर्ट की बिल्डिंग ही नहीं है,
कहाँ बैठेगा वो? आपने चाहिए तो ये था कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस होता, यहाँ की जितनी स्ट्रेंथ है केसेस की उस हिसाब से, उस रेशो से आप मेंबर ट्रिब्यूनल के यहाँ अपॉइंट करते, फिर आप ये नोटिफिकेशन करते, वेलकम था। ये थोड़ी नोटिफिकेशन पहले कर दी, अब जो इंटरवीनिंग पीरियड है, सपोज करो इस चीज़ को पूरी चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। कोविड में हम फेस्ड हैं, बिल्कुल, इस लॉकडाउन में अंदर बैठे हैं, कोई मजदूर नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं। तो अगर इस बात को 6 महीने लग जाते हैं तो 6 महीने तक हम कहाँ जाएंगे? मुलाजिम कहाँ जाएगा? कल मैं इनको भेजता हूँ एक केस अभिनव जी को, किसी मुलाजिम का, कर दें, कहाँ पेश करेंगे? ठीक है ना सवाल। बात ये करनी चाहिए जिससे आप वकील हैं। मैं इसीलिए वर्दी डाल के आया कि मैं वकील की तरह, परमात्मा करे मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे कि मैं बतौर वकील बात करूं, पॉलिटिक्स नहीं खेलूं। यहाँ पॉलिटिक्स खेलने का कोई, हम वकील कम्युनिटी के लोग हैं, वकीलों की कम्युनिटी को सेठी साहब ने रिप्रेजेंट किया, मैंने रिप्रेजेंट किया 2-3 बार, अभिनव जी दूसरी बार आए हैं, और से बहुत से लोग हैं। हमें इस समय वकीलों के हित की क्या बात है उसको कंसंट्रेट करके, फोकस करके बात करनी चाहिए। और आज अगर यहाँ केसेस जाते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? ये सभी ने कहा कि यहाँ है ही कुछ नहीं, तो यही तो बात हम कह रहे हैं। तो फिर इस पर डिफरेंस क्या? डिफरेंस वही है जो अंदर की बात है। अगर कल ये नोटिफिकेशन आ जाती है, हम भांगड़े मारेंगे कि भाई इसमें प्रोविज़ो ऐड कर दिया है कि जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाता, इन प्लेस लोग नहीं आ जाते, तो मुलाजिम भी खुश, हम भी खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। सर आपने कई चीज़ों का खुलासा किया। शकील जी, यहाँ से जिस तरह सलाती साहब कह रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन मॉडिफिकेशन आती है तो सबको खुशी होगी, क्योंकि चाहे हम जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो दुश्वारी फेस करेंगे, या फिर वकील तबका है जो कई अपने आप को कैरियर को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी की अगर बात करें, तो यहाँ से आगे क्या एक जर्नी और किस तरह से इसको आगे टेकअप करने की ज़रूरत है वकीलों के हवाले से? देखिए, मेन इशू ये है कि हमारी जम्मू बार के इस टाइम मेरे प्रधान सामने बैठे हुए हैं, 3000 से ज़्यादा वकला जो हैं वो जम्मू में इस टाइम एनरोल्ड है हमारी एसोसिएशन में, और कम से कम भी मुझे लगता है तकरीबन 300 से लेकर 500 तक जो हमारे वकला हैं वो हाई कोर्ट में एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस करते हैं और ख़ासकर सर्विस के मैटर्स को डील करते हैं। और एक चीज़ मैं विवेक जी आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी बार की क्या है कि ये प्रोविंशियल बार है। इस बार में मेरा भाई मेंढर से भी है, बिलावर से भी है, किश्तवाड़ से भी है, और कुछ भाई हमारे जो हैं वो कश्मीर से, जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड हैं, वो भी भाई हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा, ये तीनों दिग्गज वकील हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको अल्लाह ताला ने सोशली, पॉलिटिकली और प्रोफेशन में बहुत इज़्ज़त दी है, और काफ़ी अच्छा खासा काम है इनके पास, ठीक है। लेकिन हमें फ़िक्र उन भाइयों की है जिसे कहते हैं जो पुंछ राजौरी के बॉर्डर एरिया से आए हुए हैं, जो लड़का यहाँ किराए का मकान लेकर स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं? कोई सेठी साहब का एसोसिएट है, कोई अभिनव जी का एसोसिएट है, और कोई सलासी साहब के चैम्बर में काम कर रहा है। और सबसे ये बड़ी बात है, इस टाइम हमारे जम्मू में लॉ स्कूल है, लॉ डिपार्टमेंट है, केसी लॉ कॉलेज है, डोगरा लॉ कॉलेज है, और कठुआ में भी एक अशोका लॉ कॉलेज है, और कैलियो भी एक लॉ कॉलेज है। इतने लॉ इंस्टीट्यूट्स, और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं विवेक जी, कोई पूना में भी कर रहा है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, जो क्लैट के बाद बच्चे जो हैं, हमारे भाइयों के बच्चे जो हैं वो पूरे देश में बिखरे हुए हैं, जिनकी अल्टीमेट उम्मीद इस प्रोफेशन पे है। कहने की ये बात है, जिस हाई कोर्ट से 50% से ज़्यादा काम निकल जाएगा जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद सर्टेनिटी नहीं है कि वो बेंच 15 दिन के बाद आएगा, 20 दिन के बाद आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग जिसे कहते हैं कि 60% वकील या 65% वकील जिनके पास ट्रायल का काम नहीं है,
हम लोग यहाँ जम्मू में बैठ के इंतज़ार करेंगे कि जनाब चंडीगढ़ से एक चिट्ठी आएगी, जिस तरह हमारे हाई कोर्ट के नोटिस बोर्ड के ऊपर जब सर्किट बेंच आता है तो 2 दिन का जिसे कहते हैं कि वो नोटिस लगता है, 2 दिन की काजलिस्ट लगती है। तो हम वकील जो हैं वो भिखारियों की तरह जिसे कहते हैं, और जो हमारे लिटिगेंट्स हैं, जो इस यूटी के जो मुलाजमीन हैं, वो बेचारे इंतज़ार करते रहेंगे कि शायद 20 दिन के बाद आएगा, और बाद में पता चलेगा नहीं जनाब किसी वजह से आज बेंच नहीं आ रहा। देखिए, कहने की ये बात है कि इतनी इनकन्वीनियंस हम लोग जिसे कहते हैं विजुलाइज कर रहे हैं विवेक जी, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आज के दिन में सपोज किसी की सस्पेंशन हो जाती है, कोई आर्बिट्ररली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, या किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विसेज से विक्टिमाइजेशन बेसिस के ऊपर, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर उसकी माली हालत ठीक होगी, वही शख्स जो है इस टाइम चंडीगढ़ जाके सुनवाई करेगा। मेरी कल बात हुई है रोहित सेठ एडवोकेट, जो कि प्रेसिडेंट हैं कैट बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के। इंसिडेंटली वो मेरे क्लास फेलो हैं और वो जम्मू से ही उन्होंने LLB किया है, उनके वालिद यहाँ पे कमांडेंट थे BSF। मेरी उनसे कल बात हुई है कि कैट मुकम्मल बंद है और कैट में वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोई सुविधा नहीं है, कैट में इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा है। ये प्रैक्टिकल दुश्वारी है, ये प्रैक्टिकल दुश्वारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे फैक्चुअल इसीलिए मैंने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2 जी। to 6। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए कहने की ये बात है कि सूरत हाल ये है कि जब हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहले कहती है, अगर हम जम्मू कश्मीर से जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तो अवेलेबल है, आपने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब कैट की रेमेडी अवेलेबल है, चाहे वो चंडीगढ़ में है, यही सवाल हमें जो है यहाँ का बेंच करेगा कि इन व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ 29th of April दी J&K हाई कोर्ट इज फंक्टस ऑफिशियो। J&K हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो ले जा चुकी है 29 अप्रैल के नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि ये बाय इम्प्लीकेशन है और ये लीगली भी यही पोजीशन जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये जो बात की जा रही है फ्रीक्वेंट विजिट्स, ऑफिशियल हैंड आउट है सरकार का, मैं इसको मान लेता हूँ ऑफिशियल हैंड आउट है, ठीक है, उसी में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगी कैट के बेंच की। तो इस टाइम की जो ग्राउंड सिचुएशन सामने आई है, जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जो हम इस घंटे 1.5 घंटे की डिबेट के बाद हम एक पेज पे हैं कि सिर्फ जस्टिस कौशिक जो हैं वो अवेलेबल है, और सुनने में आ रहा है कि शायद नवंबर में वो भी रिटायर हो रहे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, देखिए मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता कि जम्मू कश्मीर बीजेपी की मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता कि यहाँ बीजेपी की कोई बात नहीं सुनता, या जिसे कहते हैं या रैना साहब की बात नहीं सुनी जाती। मैं इस टाइम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, ना मैं इल्ज़ाम तराशी करूँगा। मेरा इस वक्त एक ही इंटरेस्ट है कि जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं उनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है, और जो मेरी लीगल फ्रेटर्निटी है, जिस लीगल फ्रेटर्निटी का मेंबर होते हुए मुझे इस समाज ने, इस बार ने इतनी इज्जत दी कि आज मुझे इस मुकाम पे लाया है, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मेरे जो छोटे भाई, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो मेंढर से हैं, जिसे कहते हैं राजौरी से हैं, जिसे कहते हैं किश्तवाड़ से हैं, बिलावर से हैं, वो आज हमारी तरफ देख रहे हैं। किसी के पास, देखिए विवेक जी, मैं आपको ब्रीफली मैं आपको कहूँगा, किसी के पास महीने में 2 रिट्स आती हैं। अगर वो कर सकता है वो इंडिपेंडेंटली खुद करता है, अगर उसे कोई दुश्वारी आती है वो हमारे सीनियर्स के पास जाके पूछता है, अगर उसके पास कहीं 20 या 40 हज़ार हैं वो शायद आधी फीस सीनियर्स के साथ शेयर करता है, बड़े डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में। और ये बड़ा स्ट्रगल वाला, जिस तरह फिल्म लाइन है इसी तरह ये हमारा प्रोफेशन है, बड़ी मेहनत के बाद जिसे कहते हैं एक वकील बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज वो जो बच्चे जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन भी करना चाहते हैं, वो आज देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत हो रही है। देखिए मैं आपको पहले कहूँगा 20 से लेकर 40% जो हमारे यंग लायर्स थे, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब अभिनव जी की मैंने बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि लाखों कोई बिल्डिंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई भी कर चुकी हैं। इन्होंने कहा मैंने विज़िट भी की है, मैं चाहता हूँ कि वो भी काम जो है जिसे कहते हैं कोर्ट के नज़दीक, जिसे कहते हैं जिस तरह प्रॉमिस हुआ। लेकिन हमारा इस वक्त सबसे जो बड़ा इशू है वो इशू यही है कि जल्द अज जल्द जिसे कहते हैं जम्मू में जिसे कहते हैं 3, मैं कहूँगा 3 भी बेंचेस यहाँ पे कम है, क्योंकि हमारे पास 3 सिंगल जज होते थे जिनके पास सर्विस का रोस्टर होता था, लेकिन तब भी हमारी सप्लीमेंट्री जो फ्रेश केसेस थे वो तो उठे नहीं जाते थे जिसे कहते हैं। तो जिस तरह सेठी साहब ने कहा,
अगर यहाँ पे प्रॉपर रीजनल बेंच बने जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी जम्मू कश्मीर में हो, मुझे लगता है बात तो तभी बनेगी। और जब तक वो बात नहीं बनती, जिस तरह अभिनव जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि तब तक स्टेटस को मेंटेन करवाया जाए, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम समय की सीमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ चारों जो लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हैं, और जो इशू है ये न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है जिनकी सर्विस मैटर्स कैट चंडीगढ़ सुनेगी, बल्कि लॉयर्स फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए उन वकीलों का भी है जो अपने कैरियर को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। ऐसे में आश्वासन प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से दिया गया है कि शिद्दत से जो राइट्स हैं, जो हक है, उसके लिए बात की जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर में परमानेंट बेंच या फिर जिस तरह सेठी साहब ने कहा कि रीजनल बेंच स्थापित किए जाएँ। और देखने वाली बात है कि आने वाले समय में किस प्रकार इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा और जो हक है वो वापस मिल पाएगा। सुनील जेठी जी, अभिनव जी, BS लाते साहब और शकील जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।